हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम में पूछे गए साइंस क्वेश्चन के एनालिसिस की। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग 4 जनवरी 2021 को जो आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है उसके दोनों ही शिफ्ट में जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके एनालिसिस की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज की सेशन की और देखते हैं एग्ज़ाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अपने साइंस क्वेश्चन की जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है आपसे पूछा गया है कि दूध का पीएच मान डैश है। तो आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि सर दूध का जो पीएच मान होता है वो 6.5 से 6.7 तक होता है। मिल्क का पीएच वैल्यू कितना होता है? 6.5 से 6.7 तक। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि आपके एग्जाम में पीएच वैल्यू से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 29 और 30 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपसे पूछा गया था नींबू का पीएच मान कितना होता है। नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। हालांकि मैंने 29 और 30 दिसंबर का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका भी एनालिसिस करा है, वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जा करके देख सकते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि पीएच मान के कुछ और जनरल वैल्यू जो आपको याद रखने चाहिए वो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि मानव रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है। तो आप सभी कहेंगे 7.4 होता है। आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि डिस्टिल वाटर का पीएच वैल्यू कितना होता है, आशुद्ध जल का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 7.0, यानी कि उदासीन होता है डिस्टिल वाटर। तो आप ये तीनों भी याद रखेंगे। नींबू का पीएच वैल्यू 2.4, मानव रक्त का ह्यूमन ब्लड का 7.4, डिस्टिल वाटर का 7.0। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो सर 6.5 से लेकर के 6.7 तक। आपका जो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है, तो ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। और मेरे मित्र बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपका रिपीटेड है और मैंने आपको 29 और 30 दिसंबर के जो एग्जाम हुए थे उसके एनालिसिस में भी बताया था कि यूआरएल का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है सर? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। तो ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क देकर के कहीं पे लिख लेंगे, हो सकता है आपसे भी पूछा चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है हेपेटाइटिस ए निम्न में से किसके कारण होता है? ध्यान दीजिए, मैंने आपको पीछे वाले वीडियो सेशन में बताया था, उसमें एक ऑप्शन आपका हेपेटाइटिस भी था और मैंने आपको बताया था कि हेपेटाइटिस, मम्प्स, खसरा, ये सब किसके चलते होता है? वायरस के चलते होता है। और ये सब के सब क्या हैं? वायरल डिजीज हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि हेपेटाइटिस जो है वो 5 प्रकार का होता है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई, जिसमें आपका हेपेटाइटिस सी जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। और जनरली हेपेटाइटिस के केस में क्या होता है, आपका जो यकृत होता है उसमें सूजन हो जाता है। यकृत में क्या होता है सर? सूजन हो जाता है, या आप कह सकते हैं कि लीवर जो है वो सर क्या हो जाता है आपका? ठीक ढंग से कार्य नहीं करता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हेपेटाइटिस ए निम्न में से किसके कारण होता है? आपका ऑप्शन है विषाणु, जीवाणु, मच्छर, मक्खी। तो आप क्या कहेंगे सर? हेपेटाइटिस ए जो है वो वायरस के चलते होता है, विषाणु के चलते होता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, आपसे पूछा जा रहा है वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। मैंने अपने सेशन में कई बार आपको ये चीज़ बताया है कि आपके एग्जाम में 2 चीज़ का फॉर्मूला पूछा जाता है। पहला तो आपसे ये पूछा जाता है कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको हम लोग खाने वाला सोडा कहते हैं, और वॉशिंग सोडा को हम लोग धोने वाला सोडा कहते हैं। वॉशिंग सोडा को हम लोग धोने वाला सोडा कहते हैं और बेकिंग सोडा को हम लोग खाने वाला सोडा कहते हैं। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि बेकिंग सोडा का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका NaHCO3। इसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। और वॉशिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है आपका Na2CO3 10H2O। Na2CO3 10H2O। आप कहेंगे ये फार्मूला हमको नहीं याद रहेगा। मेरे मित्र कोई बात नहीं है, अगर आपको फार्मूला नहीं याद रहता है तो आप ट्रिक के माध्यम से भी इसको याद रख सकते हैं। हमेशा ध्यान में रखना कि जो सोडा होता है आपका, जिसको आप निर्जली सोडा बोलते हैं या निर्जलीय सोडा बोलते हैं या फिर सोडा एस भी बोलते हैं,
वो कौन होता है सर? तो Na2CO3 होता है। Na2CO3 को हम लोग निर्जलीय सोडा या सोडा एस बोलते हैं। आप जब कपड़ा धोने जाते हैं, वॉशिंग सोडा का मतलब क्या हुआ? कपड़ा धोने वाला जो सोडा होगा। जब आप कपड़ा धोने जाते हैं तो आपको 10 बाल्टी पानी की जरूरत होती है, ऐसा आप एज्यूम कर लीजिए। क्या एज्यूम करेंगे सर? कि जब हम कपड़ा धोने जाएंगे तो हमको 10 बाल्टी पानी की जरूरत होगी। कपड़ा किस चीज़ से धोइएगा? तो सर सर्फ से धोइएगा। तो सर्फ के लिए फार्मूला क्या लिखते हैं सर? Na2CO3, इसको सोडा एस या निर्जलीय सोडा बोलते हैं। लेकिन हमको 10 बाल्टी पानी की जरूरत होती है, तो भाई Na2CO3 10H2, ये वॉशिंग सोडा का फार्मूला हो गया। तो अब आप इसको आराम से याद रख सकते हैं। बेकिंग सोडा आपसे पूछेगा तो NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को बोलते हैं। मेरे मित्र, आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया हैलोजन ग्रुप से। बच्चे ने इसका सही से ये नहीं बताया कि इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है आपसे ये पूछा जा रहा होगा कि हैलोजन ग्रुप आपके आवर्त सारणी के किस वर्ग में पाए जाते हैं। जी हाँ, आप यहां से ध्यान में रख सकते हैं कि हैलो ग्रुप या हैलोजन ग्रुप आपके आवर्त सारणी के वर्ग 17 में पाया जाता है। आपका जो हैलोजन ग्रुप के एलिमेंट है या हैलो ग्रुप के जो एलिमेंट है आपके पीरियोडिक टेबल के वर्ग 17 में पाए जाते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, आपके पीरियोडिक टेबल के वर्ग से 1-2 और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि अक्रिय गैस आवर्त सारणी में किस वर्ग में पाए जाते हैं, अक्रिय गैस आवर्त सारणी में किस वर्ग में पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे वर्ग 18, या फिर वर्ग 18 को ही हम लोग शून्य वर्ग कहते हैं। तो आप इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ग 1 के जो एलिमेंट होते हैं आवर्त सारणी में, वर्ग 1 के जो एलिमेंट होते हैं वो कौन सा मेटल होते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि वर्ग 1 के मेटल एल्केली मेटल होते हैं। कौन सा मेटल होते हैं? एल्केली मेटल होते हैं। और सर वर्ग 2 का जो मेटल होता है, वर्ग 2 में जो एलिमेंट होते हैं वो कौन सा होता है सर? एल्केलीन अर्थ मेटल होते हैं। एल्केलीन अर्थ मेटल होते हैं। तो आप इस चीज को भी ध्यान में रख लीजिएगा कि वर्ग 1 के जो तत्व हैं उसको हम लोग एल्केली मेटल बोलते हैं, और वर्ग 2 में, आवर्त सारणी के वर्ग 2 में जो एलिमेंट पाए जाते हैं उसको हम लोग एल्केलीन अर्थ मेटल बोलते हैं। आप यहाँ तक के क्वेश्चन को अगर लिखना चाहें तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, फिर और भी क्वेश्चन है उसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था एलपीजी का मुख्य अवयव है। जी हाँ, कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एलपीजी का मेन कंपोनेंट क्या है। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि सर एलपीजी किसको बोलते हैं हम लोग। तो एलपीजी को हम लोग पूरा क्या लिखते हैं सर? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। एलपीजी का ये पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हिंदी में बोले तो द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, ये होता है इसका हिंदी। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि आपके एलपीजी का जो मेन कंपोनेंट है, मुख्य अवयव है, वो क्या है सर? ब्यूटेन है। और क्या है सर? प्रोपेन है। ब्यूटेन का क्या फार्मूला होता है? C4H10, और प्रोपेन का क्या होता है? C3H8। आपके एग्जाम में ज़्यादातर जो ऑप्शन मिलेगा वो ब्यूटेन मिलेगा। अगर ब्यूटेन ना मिले, प्रोपेन मिले, तो आप प्रोपेन को टिक करना। ऐसे अगर आपको याद रखना है तो आप हमेशा याद रखेंगे कि एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का जो मेन कंपोनेंट होगा वो ब्यूटेन होगा और प्रोपेन होगा। ध्यान में रखेंगे। एक और क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जाता है कि एलपीजी में जो महक होती है वो किस सल्फर यौगिक के चलते होती है। एलपीजी जो आपका महकता है, जो सिलेंडर आपके घर में रखा हुआ है गैस का, उससे एक अजीब टाइप का गंध आता है। वो गंध किसके चलते आता है? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में गंध के लिए इथाइल मरकेप्टेन मिलाया जाता है। और ये इथाइल मरकेप्टेन क्या है सर? ये आपका एक सल्फर यौगिक है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि एलपीजी में गंध के लिए कौन सा यौगिक मिलाया जाता है सर? इथाइल मरकेप्टेन मिलाया जाता है। इथाइल मरकेप्टेन क्या है सर? तो ये एक सल्फर यौगिक है। ये क्या है? सल्फर यौगिक है। तो आपके एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किस सल्फर यौगिक के चलते आपका जो एलपीजी है वो गंध देता है या महकता है। तो आप कहेंगे इथाइल मरकेप्टेन। आपसे पूछा गया था एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है, तो आप ध्यान में रखेंगे ब्यूटेन और प्रोपेन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? ब्यूटेन हो जाएगा। ज्यादातर ऑप्शन में आपको ब्यूटेन ही देखने को मिलता है। रेयर केस में ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों रहता है, तो आप दोनों को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो ये
कि किसी धातु को खींचकर तार बनाने की प्रक्रिया इसके किस गुण के कारण संभव हो पाता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है। आपसे पूछा जा रहा है कि किसी मेटल को खींच करके तार जैसा बना देते हैं, ये किस गुण के चलते संभव हो पाता है। तो आप लोग मेटल एंड नॉन मेटल में दो प्रॉपर्टीज पढ़ते होंगे सर, एक तन्यता का प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे और एक आघात वर्धनीयता का प्रॉपर्टीज आप लोग पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो अब आपको यहाँ पे इस चीज़ को समझना होगा कि तन्यता क्या होता है। तन्यता को हम लोग इंग्लिश में डक्टिलिटी कहते हैं और आघात वर्धनीयता को हम लोग मेलेबिलिटी कहते हैं। और ध्यान में रखेंगे ये दोनों ही चीज़ किसी भी मेटल का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज माना जाता है। अगर कोई चीज़ आपका धातु है तो उसके अंदर तन्यता और मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टीज होती है। तन्यता क्या होता है, तो सर तन्यता कहता है कि किसी भी धातु को खींच करके लंबा तार जैसा या पतला तार जैसा बनाया जा सकता है। तो किसी भी धातु का जो तन्यता डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज है वो सीधे सीधे ये एक्सप्लेन करता है कि धातु को खींच करके लंबा तार बनाया जा सकता है या पतला तार में कन्वर्ट किया जा सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी धातु को खींचकर तार बनाने की प्रक्रिया इसके कुछ गुण के कारण संभव हो पाती है। तो आप क्या कहेंगे सर, तन्यता के कारण संभव हो पाती है, यानी कि डक्टिलिटी के कारण संभव हो पाती है। अगर आपसे आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल या सबसे ज्यादा तन्य धातु कौन सी है, तो आप हमेशा ध्यान में रखेंगे सोना। क्या रखेंगे सर ध्यान में? सोना और चांदी, दोनों ही नाम आप ध्यान में रखेंगे। ये सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल हैं, सोना और चांदी, ध्यान में रखेंगे। मेलेबिलिटी किसको बोलेंगे सर? धातुओं को पीट पीट करके पतला चादर में कन्वर्ट कर देना, एक मतलब कह सकते हो थीन सीट में कन्वर्ट कर देना, क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता कहलाता है, मेलेबिलिटी कहलाता है। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, धातुओं को पीट पीट करके पतला चादर में बदल देना या पतला चादर में तब्दील कर देना, थीन सीट में तब्दील कर देना, क्या कहलाता है सर? मेलेबिलिटी कहलाता है, आघात वर्धनीयता कहलाता है। और सबसे ज्यादा मेलेबल एलिमेंट आपके पास कौन से हैं? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे सर, सोना और चांदी। दोनों के लिए एक ही एग्जाम्पल है, सबसे ज्यादा मेलेबल सोना, सबसे ज्यादा आपका डक्टाइल सोना। अगर सोना ना रहे ऑप्शन में, चांदी रहे, तो आप चांदी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है, पुष्प का जनन भाग होता है। ध्यान दीजिएगा कि फ्लावर जो है वो किसी भी प्लांट का, जो भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, पुष्पीय पौधे होते हैं, उसका जनन भाग होता है। लेकिन ये जो फ्लावर है, जो आपका फूल है, यहाँ पे दो पार्ट होते हैं, मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है। आप कहेंगे सर ये दोनों पार्ट का नाम क्या है? तो ध्यान में रखेंगे कि आपके फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है उसको हम लोग एस्टेमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्टेमेन। और जो फीमेल पार्ट होता है उसको हम लोग कार्पेल या पिस्टिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? कार्पेल या पिस्टिल। तो आपके ऑप्शन में एस्टेमेन या कार्पेल या पिस्टिल में से कोई एक रहा होगा तो आप उसको टिक कर देंगे। पुष्प का जनन भाग, रिप्रोडक्टिव पार्ट यही होता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का पहला परमाणु भट्ठी न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है? हालांकि आप इसको ज्योग्राफी के क्वेश्चन में भी रख सकते हैं या साइंस के क्वेश्चन में भी रख सकते हैं। तो आपसे जो ये न्यूक्लियर रिएक्टर पूछा गया था तो आप किसका नाम लेंगे सर? अप्सरा का नाम लेंगे। और ध्यान में रखेंगे सर, ये अप्सरा भारत का ही पहला परमाणु रिएक्टर नहीं है, ये पूरे एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर है। अप्सरा जो है आपका, ये पूरे एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि भारत का पहला परमाणु भट्ठी न्यूक्लियर रिएक्टर कौन है सर? अप्सरा है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, चींटी के द्वारा उत्पन्न अम्ल। आप सभी को मालूम है कि चींटी जो है वो कौन सा एसिड रिलीज करती है? तो आप कहेंगे सर फॉर्मिक अम्ल रिलीज करती है। चींटी कौन सा अम्ल रिलीज करती है? फॉर्मिक अम्ल। लेकिन आपके ऑप्शन में फॉर्मिक अम्ल नहीं था। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि फॉर्मिक अम्ल का ही दूसरा नाम क्या होता है? मेथोनोइक अम्ल होता है। फॉर्मिक अम्ल का ही दूसरा नाम क्या होता है? मेथोनोइक अम्ल। और आपके ऑप्शन में यही चीज था कि चींटी के द्वारा उत्पन्न अम्ल कौन सा है? तो आप कहेंगे मेथोनोइक अम्ल। अच्छा, अगर इसका फॉर्मूला पूछ दिया जाए तब आप क्या कहेंगे? तो सर ध्यान में रखेंगे HCOOH। HCOOH
आप ये भी कह सकते हैं H2 और CO2, ये क्या हो जाता है सर, मैथनोइक अम्ल का फार्मूला हो जाता है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। आइए कुछ और भी क्वेश्चन है उसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। उससे पहले वीडियो को पॉज करके अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 11, रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने आपको पीछे के सेशन में भी ये चीज़ करवाया था। क्या पूछा गया, पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है। आप सभी को मैंने कई बार बताया है कि ये आपका एक VBI क्वेश्चन हो जा रहा है और लगभग में घुमा फिरा के हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ दिया जा रहा है। पित्तरस हम लोग बोलते किसको हैं, बाइल जूस को बोलते हैं सर, बाइल जूस को। और इसका काम क्या होता है, तो सर वसा के पाचन में ये मुख्य भूमिका निभाती है। ये निकलता कहाँ से है सर, तो आपके यकृत से, यानी कि लीवर से निकलता है। ध्यान में रखेंगे कि यकृत जो है वो आपका शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि भी बोला जाता है, माना जाता है या बोला जाता है, जो आप समझ लीजिए। तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है, बाइल जूस कहाँ से सेक्रेट होता है, तो सर यकृत से, लीवर से। अच्छा, पित्तरस स्टोर कहाँ पे होता है, पित्तरस का संचयन कहाँ पे होता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे पित्ताशय। इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं सर, गोल ब्लैडर कहते हैं। क्या कहते हैं, गोल ब्लैडर कहते हैं। मेरे मित्र ध्यान ये भी रखेंगे कि आपका जो बाइल जूस होता है इसका कलर कैसा होता है, तो सर इसका कलर येलोइश ग्रीन होता है। ध्यान में आपको ये भी रखना है कि बाइल जूस का येलो कलर किसके चलते संभव हो पाता है, तो सर बिलिरुबिन के चलते संभव हो पाता है। और बाइल जूस का जो ग्रीन कलर है ये किस पिगमेंट के चलते संभव हो पाता है, तो सर याद रखेंगे बिलिवर्डिन के चलते संभव हो पाता है। ये आपका दो अहम पॉइंट है, इसको भी ध्यान में रखेंगे कि बाइल जूस का पीला होना बिलिरुबिन के चलते होता है और बाइल जूस का ग्रीन हो जाना किसके चलते सर, बिलिवर्डिन के चलते। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 12, स्थिर पानी का अध्ययन क्या कहलाता है। पानी से रिलेटेड जो कुछ भी होता है उसको हम लोग हाइड्रो बोलते हैं, और स्थिर पानी मतलब स्थिर अवस्था में पानी है, तो स्थिर पानी का अध्ययन हाइड्रोस्टैटिक कहलाता है। स्थिर पानी का अध्ययन क्या कहलाता है सर, हाइड्रोस्टैटिक कहलाता है या फ्लूइड स्टैटिक कहलाता है। आप ये भी लिख सकते हैं, आपके ऑप्शन में जो हो, फ्लूइड स्टैटिक मिले या फिर हाइड्रोस्टैटिक मिले, दोनों में से किसी एक को आपको टिक कर देना है। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही आसान सा सवाल कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ संबंधित है, न्यूटन का जो पहला गति नियम है वो किससे संबंधित है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है वो जड़त्व के नियम से संबंधित है, या न्यूटन के प्रथम गति नियम को ही हम लोग क्या कहते हैं सर, जड़त्व का नियम कहते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन का फर्स्ट लॉ किससे संबंधित है, तो सर जड़त्व के नियम से संबंधित है या जड़त्व से संबंधित है। आप कहेंगे ये जड़त्व क्या होता है, तो सर जड़त्व जो है वो किसी भी वस्तु का वह गुण है जो अपने अंदर परिवर्तन का विरोध करती है। जैसे आप खड़ा होकर के कोई चीज कर रहे हैं, मान लीजिए आपके नीचे कोई बोरा है या आप किसी चटाई पे हो, अगर कोई लड़का आए और आपके चटाई को बहुत तेजी से आगे की ओर खींच ले तो आप क्या हो जाएंगे, पीछे की ओर गिर जाएंगे। तो इसी अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं सर, जड़त्व कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। जैसे आपके कोट पे या ब्लेजर पे बहुत ज्यादा धूल आ जाता है, उसको जब आप स्टिक से मारते हो तो सारा धूल आपका नीचे चला जाता है, किसके चलते सर, जड़त्व के चलते। पेड़ को हिलाते हो तो आपका जो फल है उसमें पका हुआ वो नीचे गिर जाता है, किसके चलते सर, जड़त्व के चलते। तो जड़त्व किसी भी वस्तु का वह गुण है जिसके चलते वो अपने अवस्था में परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे। और हाँ, एक और चीज ध्यान में रखेंगे कि किसी भी वस्तु का जो जड़त्व है उसका संख्यात्मक मान क्या होता है, तो सर उस वस्तु का द्रव्यमान होता है। अगर आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि जड़त्व का संख्यात्मक मान क्या होता है, जड़त्व का संख्यात्मक मान क्या होता है, तो आप ध्यान में रखेंगे सर वस्तु का द्रव्यमान होता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के जड़त्व का संख्यात्मक मान निम्न में से कौन सा है, तो आप कहेंगे वस्तु का द्रव्यमान। आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी अक्रिय गैस है। मैंने आपको पीछे के सेशन में कराया था कि सर आपके पास टोटल 6 अक्रिय गैस हैं। कौन कौन सा, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है और रेडन है। अगर ना याद रहे तो आप याद रख लीजिएगा, हीना आकर जाना रे, ये आपका एक छोटा सा ट्रिक है, हीना आकर जाना रे। आपको अक्रिय गैस के नाम जो हैं वो आसानी से याद हो जाएंगे। हीना
H ये यहाँ पे ही जो है इससे आप हीलियम रख लीजिएगा, न से आप नियोन याद कर लीजिएगा, आ से आप आर्गन याद कर लीजिएगा, कर से आप क्रिप्टन याद कर लीजिएगा, जाना से आप जेनॉन याद कर लीजिएगा और रे से आप रेडॉन याद कर लीजिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी अक्रिय गैस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आर्गन, क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि वसा का अवशोषण किस ऊतक द्वारा होता है? तो आप इसको थोड़ा सा याद रखेंगे कि वसा का जो अवशोषण है वो एडिपोज टिश्यू द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एडिपोज टिश्यू द्वारा होता है। और ये आपका एडिपोज ऊतक कौन सा है सर? तो सर ये एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। आपका जो एडिपोज टिश्यू है वो क्या है? एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। तो आप इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे कि आपका जो एडिपोज टिश्यू है वो संयोजी ऊतक का ही एक क्या है? प्रकार है, जो क्या करती है सर? वसा का अवशोषण करती है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा भिन्न है? आपका ऑप्शन है गोल्ड, सिल्वर, आयरन, स्टील। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी बताएंगे। आपसे क्या पूछा जा रहा है? इनमें से कौन सा भिन्न है? ओड वन आउट इसमें से चूज करना है, कोई एक भिन्न है उसको आपको बताना है। मेरे मित्र आप कैसे इसको भिन्न मानेंगे? तो ध्यान दीजिए, आपका जो गोल्ड है, जो सोना है, वो क्या है सर? एक तत्व है। गोल्ड क्या है आपका? एक तत्व है, एलिमेंट है। सिल्वर क्या है सर? एक तत्व है, एलिमेंट है। आयरन क्या है सर? आपका एक तत्व है, एक एलिमेंट है। जबकि स्टील, इस्पात जो है, ये क्या है सर? मिश्र धातु है। किसका? फेरस और कार्बन का। तो आपका इसमें से भिन्न कौन सा हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर स्टील हो जाएगा। यानी कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सा भिन्न है, तो आप क्या कहेंगे? सर स्टील इसमें से भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि स्टील जो है सर वो मिश्र धातु है और वो फेरस और कार्बन से बना हुआ है। जबकि बाकी के जो तीन ऑप्शन है, गोल्ड, सिल्वर और आयरन, ये क्या है सर? ये हमारा एलिमेंट है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि आपके पास जो पदार्थ हैं वो तीन चीज में बटा हुआ है: तत्व, यौगिक, मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण। मिश्र धातु हम लोग बाद में पढ़ते हैं, एलॉय हम लोग बाद में पढ़ते हैं, लेकिन बेसिकली तीन ही कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड करते हैं। तत्व वो चीज होते हैं जो किसी भी पदार्थ से मिलकर के नहीं बने होते हैं। जैसे कि आपका हाइड्रोजन, ये किसी अन्य पदार्थ से मिलकर नहीं बना हुआ है। लेकिन आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। तो आपका हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? आपका एक यौगिक है। लेकिन यहाँ पे जो स्टील है, इस्पात है, वो दो अलग अलग तत्व से मिलकर बने हुए हैं। इसीलिए हम लोग इसको क्या रेफर करते हैं? सर ये मिश्र धातु है, मिश्र तत्व है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहां तक के सारे क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं, जैसे बाइल जूस वगैरह कहां से निकलता है, URL का फुल फॉर्म क्या है, तो आप इन सब चीजों को एक बार देख लेंगे। उम्मीद ये भी करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और हाँ, जाने से पहले वीडियो को पॉज करके आप एक बार इन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा।